जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, हमने रे ऑप्टिक्स में जब पढ़ा था तो हमने रे ऑप्टिक्स में लाइट की एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बट रियलिटी में जब हम लाइट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट आता है। बिहेवियर की बात अगर हम करें तो कुछ फैक्ट हमको ऐसे देखने को मिलते हैं, कुछ फिनोमिना, कुछ इंसिडेंट्स हमको ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें लाइट का स्ट्रेट लाइन मोशन वाला जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होता। और जब स्ट्रेट लाइन वाला प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता तो मतलब क्या है ये, हम उसी को आज स्टडी करने वाले हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि सपोज यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, कोई लाइट सोर्स है यहाँ पे, और यहाँ से लाइट रेज आ रही है, इस टाइप से लाइट रेज आ रही है, और लाइट रेज ये आ रही है इस टाइप से इससे। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने यहाँ पे हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं और इस ऑब्जेक्ट से काफी डिस्टेंस पे हम यहाँ पे एक अगर स्क्रीन रख दें तो होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन जो नेचर था लाइट का उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो लाइट होगी वो इधर से ऐसी जानी चाहिए सीधी, और इधर से लाइट ऐसी जानी चाहिए सीधी। मतलब जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइड का शैडो हमको मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उतनी ही साइज का शैडो मिलना चाहिए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर स्क्रीन सामने रखी है, इधर सोर्स है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो जो शैडो होगी उसका जो साइज होगा, उसके साइज की अगर हम बात करें तो शैडो जो होगी, कम से यहाँ से कुछ लाइट आती है कुछ ऐसी, और कुछ लाइट यहाँ से आती है ऐसी। शैडो जो हमको दिखाई देता है केवल इतने रीजन में दिखाई देता है, यानी कि शैडो का साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रियल साइज से थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो लाइट आ रही थी, लाइट अगर बेंड नहीं हुई तो ये शैडो का साइज छोटा कैसे हो गया? लाइट बेंड हुई होगी तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो नहीं हुआ। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज कोई लाइट सोर्स है और किसी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, सामने दीवार में एक होल है। दीवार में क्या करते हैं हम, एक छोटा सा, मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है और इस दीवार में एक छोटा सा होल है, और सामने एक स्क्रीन है या कोई दूसरी दीवार है। स्ट्रेट लाइन नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो होना क्या चाहिए था कि इस होल से जो लाइट पास होगी वो लाइट कुछ ऐसे पास होगी, यानी कि सामने दीवार पे केवल उतने ही स्पेस में हमको ब्राइटनेस दिखाई देनी चाहिए थी, उतना ही स्पॉट हमको ब्राइट दिखना चाहिए जितने साइज का यहाँ पे होल है। बट रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में अगर हम बात करें तो रियलिटी में क्या होता है कि जब हम दीवार पे देखते हैं तो होल भले ही छोटा हो, बट दीवार पे जब हम बात करते हैं तो दीवार पे हमको जो ब्राइटनेस दिखाई देती है उसका जो साइज होता है वो होल के साइज से काफी बड़ा होता है। तो यहां पर भी वही बात आ गई कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो जितना साइज होल का था उतना ही साइज का हमको वहां पे ब्राइटनेस दिखना चाहिए था, ब्राइट स्पॉट। बट वॉल पे हमको जो ब्राइट स्पॉट दिखा वो बड़े साइज का दिखा। या जब हमने बात की शेडो वाले केस में, तो शेडो वाले केस में भी ऐसे ही हुआ। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है कि हो ना हो, कहीं ना कहीं लाइट जो हमारी होती है वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। यहाँ पे लाइट में कुछ फिनोमिनाज भी होते हैं, कुछ अदर प्रोसेस भी होती है जिसको आज हम स्टडी करेंगे। तो अब देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं डिफ्रैक्शन को समझने के लिए कि सपोज आपके पास किसी सोर्स से लाइट आ रही है और हमने क्या किया, इस लाइट के सामने हमने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जिसके जो एंड्स थे वो बहुत शार्प थे, इस टाइप से शार्प एंड का हमने ऑब्जेक्ट रखा। और जब ये लाइट शार्प एंड के ऑब्जेक्ट से पास होगी और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे कोई स्क्रीन रख दें तो हम स्क्रीन पे क्या देखते हैं कि स्क्रीन पे हमको जब यहाँ से लाइट पास होती है तो लाइट पास होगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनता हुआ दिखाई देगा, इस टाइप से ब्राइट स्पॉट बनेगा। और इस ब्राइट स्पॉट के दोनों तरफ क्या होगा, अल्टरनेट हमको डार्क और ब्राइट स्पॉट्स बनते हुए दिखाई देंगे। दोनों तरफ ब्राइट होगा, इसके दोनों तरफ अल्टरनेट ब्राइट और डार्क स्पॉट्स हमको बनते हुए दिखाई देते हैं।
अब अल्टरनेट ब्राइट और डार्क स्पॉट्स हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हो ना हो कहीं ना कहीं लाइट बेंड करके इन स्पॉट्स पे जा रही है। जहां डार्क स्पॉट बन रहा है वहां लाइट नहीं पहुंच रही है, जहां ब्राइट स्पॉट बन रहा है वहां लाइट पहुंच रही है। तो इन तीनों एग्जांपल्स के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो यहां से एक नया टर्म, एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, एक नया फिनोमेना हमको मिलता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? हमने क्या बोला कि जब भी लाइट किसी कॉर्नर पे, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन लाइट विल इंसिडेंट on sharp corners of object, it will partially bends. This is called diffraction of light. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि लाइट जब भी किसी कॉर्नर ऑब्जेक्ट या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है जिसके कॉर्नर्स बड़े शार्प होते हैं, तो लाइट की पार्शियली बेंडिंग हो जाती है, और इसी पार्शियली बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है? उसका एक रीजन समझ लीजिए कि सपोज आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइट जब इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पे इंसिडेंट होती है, तो लाइट जब यहाँ पे मान लीजिए इधर से आ रही है, ये लाइट आएगी और ये लाइट इस कॉर्नर पे इंसिडेंट होगी, तो होगा क्या? आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द हाइगेन्स प्रिंसिपल, ये जो आपका कॉर्नर होगा, इस कॉर्नर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। हाइगेन्स प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा है कि लाइट मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, जिससे जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो हर डायरेक्शन में निकलती हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा कि जैसे ये इंसिडेंट होगी तो इस कॉर्नर पे जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और इस न्यू सोर्स से क्या होगा? इस न्यू सोर्स से जो लाइट होगी वो हर डायरेक्शन में निकलेगी, यानी कि लाइट का कुछ अमाउंट जो मोस्ट सीधा जाना चाहिए था, स्ट्रेट जा रहा था, वो इस कॉर्नर से क्या होगा? सेकेंडरी सोर्स बनेगा, और ये सेकेंडरी सोर्स से ये क्या करेगा? लाइट को हर डायरेक्शन में निकले, सेकेंडरी वेव्स जो होंगी वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लाइट होगी वो पार्शियली बेंड कर जाएगी। दिस पार्शियली बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। तो सिंपली whenever light will pass through a medium that have very fine particles or will incident on an object that have very sharp edges, शार्प एज या बहुत शार्प कॉर्नर्स पर जब इंसिडेंट होती है, then it partially bends. This partially bending phenomena of light is called the diffraction of light. अब अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली देखिए, डिफ्रैक्शन जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप के डिफ्रैक्शन के बारे में हमको मालूम है, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्राउनहोफर। एक होता है फ्रेनेल और दूसरा होता है फ्राउनहोफर। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन क्या होता है वो एक बात समझ लीजिए, जब लाइट किसी स्लिट पर, अब देखिए स्लिट की हम बात करते हैं, हमने जैसे बात की कि लाइट पास होती है, तो एक वर्ड आपने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा हुआ है, स्लिट। स्लिट क्या होती है? स्लिट का मतलब होता है नैरो पास। नैरो पास का मतलब क्या है कि इसका जो साइज होगा, साइज इज अबाउट वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि ऐसी स्लिट या ऐसा पास, ऐसा पैसेज जिससे लाइट पास हो रही हो और उसका साइज कैसा हो? नियरली अबाउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की वेवलेंथ के सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस बट उसके आसपास, बहुत स्मॉल साइज का जो पास होता है दैट इज कॉल्ड द स्लिट। और जब लाइट ऐसे स्मॉल अपर्चर से या ऐसे स्मॉल पैसेज से पास होती है तो लाइट की पार्शियली बेंडिंग होगी, क्योंकि जो साइज होगा बहुत छोटा होगा, बड़ा शार्प होगा, तो लाइट पार्शियली बेंड करेगी जो हमको क्लियरली ऑब्जर्वेबल रहेगा। तो इसी के बेस पे हम बात कर रहे थे डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन हमने दो टाइप के स्टडी किए हैं, एक फ्रेनेल और एक फ्राउनहोफर। फ्रेनेल और फ्राउनहोफर दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक बात बड़ा क्लियरली समझ लीजिए। फ्रेनेल जो डिफ्रैक्शन होता है, इस डिफ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो जो आपकी लाइट रेज है,
हम डिफ्रैक्शन के जो टाइप होती हैं उनको लाइट रेज के, इंसिडेंट लाइट रेज के बिहेवियर के बेस पे, जैसे आपने पढ़ा हुआ है वेव फ्रंट, आपने वेव फ्रंट तीन टाइप के पढ़े हैं, एक होता है प्लेन वेव फ्रंट, एक होता है सिलेंड्रिकल, एक होता है स्फेरिकल। डिफ्रैक्शन क्या है? अगर हम स्लिट की बात करें तो सपोज हमारे पास ये एक नैरो स्लिट है, हम ये मान के चलते हैं कि हम इसको जूम करके देख रहे हैं। अगर इस नैरो स्लिट पे नॉन पैरेलल लाइट वेव्स, कैसी नॉन पैरेलल लाइट वेव्स इंसिडेंट होती है। अब देखिए लाइट वेव्स नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल होने का मतलब है कि जो वेव फ्रंट हमारा इंसिडेंट हो रहा होगा वो प्लेन वेव फ्रंट तो नहीं होगा, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट में सारी लाइट वेव्स एक दूसरे के पैरेलल होती है। नॉन पैरेलल लाइट वेव्स होने का मतलब है, रेज होने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा वेव फ्रंट रहा होगा, हम मान लेते हैं कि सपोज इस पे अगर कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट हो या सिलेंड्रिकल, मान लीजिए हम एक स्फेरिकल वेव फ्रंट लेते हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट इस पे इस टाइप से इंसिडेंट हो रहा है। अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर इस पे इंसिडेंट होगा तो देखिए लाइट रेज कैसी होंगी, एक लाइट रे ऐसी आ रही होगी, एक लाइट रे ऐसी आ रही होगी, एक लाइट रे ऐसी आ रही होगी। तो जब नॉन पैरेलल लाइट वेव्स किसी स्लिट पे इंसिडेंट होती हैं और उनका डिफ्रैक्शन होता है, तो इस डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। इस केस में जो आपका लाइट सोर्स होगा, वो स्लिट के पास कंसीडर किया जाता है, क्योंकि नॉन पैरेलल आने का मतलब है कि सोर्स की डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, और जब लाइट सोर्स पास में होता है, नॉन पैरेलल लाइट रे स्लिट पे इंसिडेंट होती है, उनका डिफ्रैक्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। दूसरा होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है कि अगर हम इस डिफ्रैक्शन में बात करें कि सपोज हमारे पास एक स्लिट है और इस स्लिट पे पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं। कैसी लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं? पैरेलल। अब देखिए लाइट रेज अगर पैरेलल है तो पैरेलल इंसिडेंट होने का मतलब क्या है कि जो वेव फ्रंट होगा आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा, और प्लेन वेव फ्रंट के केस में जो आपका सोर्स होता है वो कहां माना जाता है? जो आपका सोर्स होगा दैट इज एट इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट से आने वाला जो वेव फ्रंट होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करता है। तो अगर किसी स्लिट पे लाइट वेव्स पैरेलली इंसिडेंट होती है और उस स्लिट के जो कॉर्नर्स हैं, जो एड्स हैं, उनसे जब लाइट का डिफ्रैक्शन होता है तो इस डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। नॉन पैरेलल लाइट रेज का डिफ्रैक्शन होगा तो फ्रेस्नेल, पैरेलल लाइट रेज का डिफ्रैक्शन होगा तो फ्राउनहोफर। अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो हम जो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं वो हम स्टडी करेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को। और डिफ्रैक्शन की एक्चुअली प्रोसेस क्या है, क्या होता है, अब यहाँ पे समझ लीजिए कि जब लाइट रेज यहाँ से पार्शियली बेंड होंगी, पार्शियली बेंड होने के केस में अगर हम सामने एक स्क्रीन रख देते हैं तो इस स्क्रीन पे हमको अल्टरनेट सीक्वेंस में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हुई दिखाई देती हैं। जैसे आप यहाँ पे बात करते हो कि स्क्रीन पे आप सामने देखोगे तो सेंटर में एक ब्राइट बनता दिखेगा, फिर आपको इसके बगल में एक डार्क, फिर इसके बगल में यहाँ पे आपको एक डार्क बनता दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे डार्क बनेगा इस दोनों तरफ, ऐसे ही इस डार्क के बाद फिर से आपको एक ब्राइट बनता दिखेगा। क्लियर? इस सीक्वेंस में आपको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हुई दिखाई देती हैं, और इन फ्रिंजेस को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। क्लियर? जो ब्राइट होती है उसको बोला जाता है मैक्सिमा, जो डार्क होती है उसको बोला जाता है मिनिमा। तो अब यहाँ पे समझिए, इस टाइप से जब आपका डिफ्रैक्शन, पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती है स्लिट पे, इनका डिफ्रैक्शन होता है, पार्शियली बेंडिंग होती है, एज ए रिजल्ट जब ये स्क्रीन पे जाके मिलती है तो स्क्रीन पे आपको कैसे अल्टरनेट सीक्वेंस में ब्राइट और डार्क बैंड बनते हुए दिखाई देते हैं। जो आपके ब्राइट और डार्क बैंड होंगे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ये ब्राइट है, ये आपका ब्राइट रहेगा, ये आपका ब्राइट है, ये भी आपका ब्राइट है। ऐसे ही अगर आप डार्क की बात करते हो तो ये आपका डार्क, ये डार्क, ये डार्क और ये डार्क। ये जो पैटर्न अल्टरनेट आपको बनता हुआ दिखाई देता है। इन ब्राइट और डार्क में अगर हम बात करें तो ब्राइट की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। एक लिमिटेड रीजन में हमको ऐसे रिंग्स बनते दिखाई देते हैं अल्टरनेट, इनको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। हम डिटेल में इसी डिफ्रैक्शन को स्टडी करने वाले हैं, और हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन सिंगल स्लिट से। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को हम पढ़ते हैं। अब देखिए, सिंगल स्लिट पर हम डिफ्रैक्शन कराते हैं फ्राउनहोफर वाले मेथड से।
फ्राउनहोफर का मतलब है कि जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन होगा, लाइट रेज कैसी होंगी, प्लेन इंसिडेंट होंगी। अब नॉर्मली प्लेन लाइट रेज को हम कैसे, तो हम क्या करते हैं, हम एक सोर्स रखते हैं और सोर्स के और स्लिट के बीच में हम एक कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे और हम उस कॉन्वेक्स लेंस को कुछ ऐसा एडजस्ट करेंगे कि जो आपकी स्लिट है, मान लीजिए ये आपकी एक स्लिट आप बनाते हो और इस स्लिट की जब आप बात करते हो, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्लिट बनाई है, हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके बना रहे हैं। हम इस स्लिट के पीछे यहाँ पे एक सोर्स रखते हैं और इस सोर्स से मान लीजिए लाइट रेज आती हैं, इस टाइप से लाइट रेज आएंगी और इन लाइट रेज की अगर को पैरेलली इंसिडेंट हम कराना चाह रहे हैं इस स्लिट पे, तो पैरेलली इंसिडेंट कराने के लिए क्या करते हैं, हम इसके बीच में सोर्स और स्लिट के बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस टाइप से रखते हैं कि सोर्स उसके फोकस पे आ जाए। सोर्स जैसे ही इसके फोकस पे आएगा तो होगा क्या, इससे आने वाली जितनी भी लाइट रेज होंगी, इससे आने वाली जो भी लाइट रेज होंगी वो क्या होंगी, जब इस लेंस से पास होंगी तो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए एक लाइट रे ये है, दूसरी लाइट रे इससे इंसिडेंट होती है, क्लियर। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो वेव फ्रंट बन रहा है, वेव फ्रंट यहाँ से आ कैसा रहा था, निकला तो यहाँ से स्फेरिकल था, बट जैसे ही इस लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद ये वेव फ्रंट कैसा हो गया, पैरेलल। ठीक है, ये आपका वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट जब इस स्लिट पे, मान लीजिए ये स्लिट का कॉर्नर ए है और ये स्लिट का कॉर्नर बी है, ये ए बी पे इंसिडेंट हुआ। क्लियर। अब ए बी पे क्या होगा, ए बी जो स्लिट है, इस स्लिट के बीच में क्या होंगे, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल होंगे मीडियम के, और हर मीडियम का पार्टिकल क्या होगा, एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो इससे क्या होगा, इससे सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी और वो सेकेंडरी वेव जब इस मीडियम में ट्रेवल करेंगी आगे, तो वो सेकेंडरी वेव आपस में सुपरपोज करेंगी, यानी कि उन सेकेंडरी वेव्स का इंटरफियरेंस होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरफियरेंस सामने हम जो स्क्रीन रखेंगे, उस स्क्रीन पे हमको अल्टरनेट सीक्वेंस में ब्राइट और डार्क स्पॉट्स बनते दिखाई देंगे, जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंज। क्या होगा, फिर से समझ लीजिए कि इनके बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और उन सेकेंडरी सोर्सेस से आने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी, सेकेंडरी वेव्स होंगी, वो मीडियम में सुपरपोज करेंगी, यानी कि उनका आपस में इंटरफियरेंस होगा। सेकेंडरी वेव्स के इंटरफियरेंस से हमको यहाँ पे स्क्रीन के कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी ज्यादा और कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी कम, यानी कि कुछ ब्राइट और कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे, जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न या डिफ्रैक्शन फ्रिंज पैटर्न। तो एक्चुअली डिफ्रैक्शन होता कैसे है, डिफ्रैक्शन होता है सेकेंडरी वेव्स के इंटरफियरेंस के कारण। क्लियर है, इसमें हमको दो सोर्सेज की जरूरत नहीं होती, एक ही सोर्स से आने वाली लाइट रेज होती हैं, बट वो जो लाइट रेज होती है वो मीडियम के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब सेकेंडरी वेव्स वहां से निकलती हैं तो उनका डिफ्रैक्शन होगा, उनका इंटरफियरेंस होगा, जिसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब समझते हैं। अब मान लीजिए अगर अब आप इसकी बात करते हो तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपके स्लिट ए और बी को अगर हम ले लेते हैं कि स्लिट ए और बी क्या करते हैं, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो होगा क्या, मोस्ट ऑफ द लाइट रेज यहां से निकलेंगी और वो लाइट रेज क्या होगी, ज्यादातर तो सीधी ही निकल जाएंगी। अब उनको अगर हम स्क्रीन पे फोकस करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे फोकस करने के लिए, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं इसके सामने, और कॉन्वेक्स लेंस को हम इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि जो स्क्रीन है वो स्क्रीन क्या हो, वो इसके फोकस पे आ जाए, स्क्रीन इसके फोकस पे आ जाए। स्क्रीन इसके फोकस पे आएगी तो क्या होगा, ये जो पैरेलल आएंगी ये सारी की सारी जाके कहाँ, स्क्रीन पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी। सेकेंडरी वेव्स का सीक्वेंस क्या रहेगा वो समझिए, यहाँ से सेकेंडरी वेव निकलती है, मान लीजिए ये जा रही है आपकी सेकेंडरी वेव, ठीक है, ये इस लेंस पे आई, दूसरी सेकेंडरी वेव में मान लीजिए यहाँ से आएगी और ये लेंस पे आएगी इस टाइप से,
दोनों का रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, दोनों की दोनों जाके आपकी स्क्रीन पे मिलेंगी। अब इस केस में अगर हम बात करते हैं तो अभी ये जो आपका सेंट्रल पोजीशन था, हम इसको जरा सा कंटिन्यू करते हैं, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपकी वेव्स हैं, इसका रिफ्रैक्शन होगा, ये जाके यहाँ से यहाँ मिलेगी, ये यहाँ से जाके यहाँ मिलेगी, और यहाँ से भी एक दूसरी वेव आएगी, वो भी जाके यहाँ मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे दो वेव्स जो स्ट्रेट पास हुई थी, ये दोनों रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे मिलती हैं, स्क्रीन के पॉइंट ओ पे मान लीजिए मिलती हैं, पॉइंट ओ पे मिलती हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों वेव्स को अगर हम स्टडी करें तो इन दोनों वेव्स को क्या है कि जो ए और बी से दोनों वेव्स आ रही हैं, ये दोनों वेव्स क्या हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही हैं, मतलब इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, 0 होगा। पाथ डिफरेंस 0 होगा तो पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है, सिंपली हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, फॉर सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज पाथ डिफरेंस both rays is 0, so they meet at same phase and maxima is formed. Called मैक्सिमा इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्या होता है, मैक्सिमा बनती है, और मैक्सिमा बनने का मतलब क्या है, इस मैक्सिमा को हम क्या बोलते हैं, इस मैक्सिमा को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द लाइट वेव्स तो सीधी आके यहाँ पे मिल गई, सीधी आके यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे क्या बनी, सेंट्रल मैक्सिमा बनी। अब बात ये आती है कि सारी यहाँ पे तो नहीं आई होंगी, जो ए और बी आपका रहा होगा, ए और बी से डिफ्रैक्शन हुआ, ए और बी से डिफ्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ होगा, कुछ लाइट वेव्स आगे भी गई होंगी, कुछ लाइट वेव्स आगे भी गई होंगी। इसके केस में हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सपोज यहां से एक लाइट वेव, ऐसा मान के चलते हैं कि एक लाइट वेव यहां से निकलती है और ये एक लाइट वेव ऐसी जाती है, ठीक है, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होता है, और ये रिफ्रैक्शन के बाद ये मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे पॉइंट पी, इसको हमने मान लिया पॉइंट पी पे मिलती है, और दूसरी जो लाइट वेव है वो हम मानते हैं कि वो यहाँ से आई, क्लियर, और इसका भी रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन के बाद ये भी कहाँ हो रही है, ये भी पॉइंट पी पे मिली। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिंज आपकी बन रही है। अब पॉइंट पी के लिए देखो, पॉइंट पी के लिए अगर हम बात करते हैं कि कुछ कैलकुलेशन करेंगे फॉर पॉइंट पी, पॉइंट पी, अब देखिए पॉइंट पी पे क्या होगा, पॉइंट पी पे अगर हम बात करें तो ए से आने वाली जो आपकी रे है या बी से आने वाली जो रे है, इन दोनों की जो डिस्टेंसेस हैं वो डिफरेंट है, दोनों की डिस्टेंसेस डिफरेंट हैं। तो पॉइंट पी के लिए अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट पी के लिए जो आपका पाथ डिफरेंस रहेगा, पाथ डिफरेंस वो कितना होगा, वो होगा आपका बीपी माइनस एपी। अब देखिए बीपी माइनस एपी को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, बीपी माइनस एपी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से जो आपका ए है, एपी से बीपी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, तो अब यहाँ पे देखिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज ये एंगल जो हमारा था, ये एंगल कितना था, ये एंगल हमने ले लिया थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है। स्लिट जो आपकी होती है इसकी विड्थ हम लेते हैं स्मॉल डी, क्लियर, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया आपका ए एन, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल होगा एपी माइनस बीपी माइनस एपी, जैसी को हम बोल सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल क्या होगा ए एन। अब इस ट्राइंगल में जरा देखो, इस ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं तो बेटा इस ट्राइंगल में कुछ इस तरीके से ट्राइंगल आपको बनता दिख रहा है, इस ट्राइंगल की अगर आप बात करते हो तो ट्राइंगल आपको कैसा बनता दिख रहा है,
कुछ ऐसा है। ठीक है, ट्राइंगल हमको कुछ ऐसा बनता दिख रहा है। अब इस ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं, ये साइड डी है, ये थीटा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एन है, और बी से लेके एन तक ही हमारा पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा पी। तो अगर हम इस ट्राइंगल के बेस पे बात करें, ये जो यहाँ पे बन रहा था हमने इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाया है, इस ट्राइंगल के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो यहां से इस ट्राइंगल के बेस पे क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल ट्राइंगल ए बी एन। ए बी एन में अगर हम बात करते हैं साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, बी एन, ये जो आपका पाथ रेफरेंस है वो बी एन है, बी एन अपॉन ए बी, बी एन अपॉन ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस केस को अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल डेल्टा पी अपॉन डी, यानी कि जो आपका पाथ रेफरेंस आ रहा है डेल्टा पी इज इक्वल क्या आ रहा है, डी इंटू साइन थीटा। तो अगर पॉइंट पी पे कोई भी फ्रिंज बन रही है, हम ये नहीं कहते कि वो डार्क है या हम ये नहीं कहते वो ब्राइट है, जो भी फ्रिंज बनेगी उसके लिए जो पाथ डिफरेंस का इक्वेशन होगा, जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल्टा पी इज इक्वल डी इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे तो सेंट्रल फ्रिंज बनी थी, क्या बन रहा है यहाँ पे, तो बन रहा है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। अब बात यह आती कि सेंट्रल मैक्सिमा इस सेंट्रल पोजीशन के कितनी दूर तक बनेगा, तो एक सिंपल सी बात है, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वहां तक जहां तक इसकी मिनिमा नहीं मिल रही, जहां तक इसकी मिनिमा नहीं मिल रही। अब देखो मिनिमा के केस में अगर हम बात करते हैं तो मिनिमा के लिए क्या हो सकता है कि अगर हम कंडीशन अप्लाई करें फॉर फर्स्ट मिनिमा, अब देखो फर्स्ट मिनिमा के लिए एक बात याद रखिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए जो हम पाथ रेफरेंस है वो हम क्या ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं आपका जो आपका पाथ रेफरेंस है, या सिंपली बात करें जो AP माइनस बीपी है, यहाँ पे जो आपका आ रहा है BP माइनस AP, BP माइनस AP, यही आया था BP माइनस AP, ये यानी कि जिसको हम मान रहे हैं पाथ रेफरेंस, ये आपका कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका लैम्डा। अब अगर ये लैम्डा होगा तो यहाँ पे मिनिमा कैसे बनेगी वो कंडीशन समझिए। कंडीशन समझने के लिए हम वहीं पे आते हैं, जैसे ये है आपका स्लिट है, ये सामने आपका स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे अगर आप बात कर रहे हो तो ये मान लिया हमने, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, हाँ पाथ डिफरेंस हमने मान लिया लैम्डा नहीं है, ये तो आपका डी है, डी, ठीक है। ये सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन के ऊपर हम यहाँ पे मान लेते हैं एक लाइट रे यहाँ से जा रही है, एक लाइट रे यहाँ से जा रही है, दोनों जा रही हैं, और इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस था हमारा वो कितना था, वो हमने मान लिया पाथ डिफरेंस है लैम्डा। हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से सेंट्रल से बात करते हैं तो अब यहाँ से देखो फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे 100 पार्टिकल हैं, फर्स्ट पार्टिकल ये है, 100 पार्टिकल ये है, तो ये वाला पार्टिकल कौन सा होगा, 50वां। अगर 1 से लेके 100 तक के बीच का जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, लैम्डा आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे समझो, अब अगर इस सीक्वेंस में हम ये मानते हैं कि एक लाइट रे यहाँ से जा रही है पॉइंट P पे, कहाँ से, 1 से, फर्स्ट पार्टिकल से, दूसरी लाइट रे हम ये मानते हैं 51 से जा रही है, तो अब पेयरिंग देखना, फर्स्ट और 51, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2। सेकेंड और 52 इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2। थर्ड और 53 इनके बीच भी पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 99, सॉरी इधर हम बात करते हैं 49 और 99 के बीच भी पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2। ऐसे ही 100 यानी कि 50 और 100 के बीच अगर हम बात करते हैं, 50 और 100 पार्टिकल के बीच भी पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2। और आपको ये मालूम है कि जब दो इंटरफियरिंग वेव्स, जो सेकेंडरी वेव्स यहाँ से चल रही हैं, जब ये मीडियम में इंटरफियर करेंगी तो इंटरफियरिंग वेव्स के बीच अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है तो कौन सा इंटरफियरेंस होता है, तो वहां पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। क्या होता है, इंटरफियरेंस होता है, और वहां पे क्या बनती है, वहां पे बनती है आपकी
वहां पे आपकी बनती है मिनिमा। ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन क्या आ गई, डेल्टा पी इज इक्वल लैम्डा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेकंड मिनिमा के लिए, तो देखो सेकंड मिनिमा के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, अगर ये फर्स्ट मिनिमा के लिए आ गई डेल्टा पी इज इक्वल लैम्डा, अगर ये आपका आ रहा है तो इस कंडीशन में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, देन जो आपका डेल्टा पी होगा वो आपने क्या पढ़ा था, दैट इज इक्वल डी साइन थीटा। डी साइन थीटा का मतलब डेल्टा पी की जगह अगर आप लैम्डा लिख लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल डी साइन थीटा, यानी कि आपका जो साइन थीटा है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई डी। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, थीटा, क्योंकि एंगल्स बहुत स्मॉल है, एंगल्स बहुत स्मॉल है, तो फर्स्ट फ्रिंज के लिए जो आपका थीटा 1 आएगा, फर्स्ट डार्क के लिए वो कितना आएगा, लैम्डा बाई डी। ठीक है, अगर ये लैम्डा बाई डी है देन ये कौन सा था, ये होता है आपका एंगुलर पोजीशन। कौन सा होता है, एंगुलर पोजीशन। हमने निकाल लिया फर्स्ट डार्क का जो एंगुलर पोजीशन आया फर्स्ट मिनिमा का, वो लैम्डा बाई डी। देन अगर हम बात करते हैं लीनियर पोजीशन की, तो देखो लीनियर पोजीशन इस केस में आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर पोजीशन y इज इक्वल होती है थीटा इंटू डी। कैपिटल डी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। तो इस केस में अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा y इज इक्वल लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये आ गया और ये इधर आ गया। ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड के लिए। सेकंड के लिए देखिए क्या होगा, अगर आप सेकंड मिनिमा की बात करते हो, फॉर सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा के केस में क्या होगा, वही बात, सपोज ये आपकी स्लिट है, ठीक है, ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल पोजीशन आपने ले ली, क्लियर। अब यहां पे देखो हम ये बात करते हैं कि दो लाइट वेव्स जा रही हैं, एक वेव यहां से जा रही है, एक वेव यहां से जा रही है और दूसरी वेव यहां से जा रही है। हम ये मान के चलते हैं इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस है हमने कितना ले लिया, 2 लैम्डा। सेकंड मिनिमा के लिए हमने डेल्टा पी इज इक्वल ले लिया 2 लैम्डा। अब 2 लैम्डा के केस में देखो हम करेंगे क्या, इनके बीच का जो स्पेस होगा इस स्पेस को हम 4 टाइप पार्ट्स में, इसको अगर हम ऐसा कर लें, इसको अगर हम ऐसा कर लें तो देखो फर्स्ट ये 25, ये 50, ये 75 और ये आपका 100। पेयरिंग अगर हम यहाँ से कहते हैं 2 लैम्डा है तो फर्स्ट से लेके 50 के बीच में लैम्डा रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 25 के बीच में कितना रहेगा, लैम्डा बाई 2। 25 से 100 के बीच में भी कितना रहेगा, लैम्डा बाई 2। 50 से 75 के बीच में भी लैम्डा बाई 2 और 75 से 100 के बीच में भी लैम्डा बाई 2। ये चारों जो होंगे आपके कितने कितने में बदल जाएंगे, लैम्डा बाई 2 के पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये लैम्डा बाई 2 यहाँ पे आ रहा है, बात वही आएगी। पेयरिंग जब आप करोगे, पेयरिंग करने का मतलब है फर्स्ट और 26 का लैम्डा बाई 2, फर्स्ट सेकेंड 27 का लैम्डा बाई 2, ऐसे ही चलते चलते आपका कितना हो जाएगा 25 और 50 का, 25 और 50 का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, क्लियर है। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ोगे तो 51 और 76 का लैम्डा बाई 2, 52 और 77 जो होगा उसका भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, और ऐसे ही आपका जो आपका 75 आएगा और 100 का भी लैम्डा बाई 2। तो हर केस में क्या होगा, पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा बाई 2 होगा। इंटरफियरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा, फर्स्ट वेव से चलने वाली जो लाइट है उसका सेकंड 26 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेकंड का 27 के साथ, थर्ड का 28 के साथ, ऐसे ही 51 का 76 के साथ, 52 का 77 के साथ। तो सब में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आएगा। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आने का मतलब है कि इंटरफियरेंस आपका डिस्ट्रक्टिव होगा। इंटरफियरेंस आपका अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ मतलब सबकी इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएगी और फिर से हमको क्या मिलेगा, फिर से हमको वही मिल जाएगा डार्क बैंड। ठीक है, डार्क बैंड का मतलब यहाँ पे हमको मिल गई सेकेंडरी मिनिमा, और सेकेंडरी मिनिमा अगर हमको मिल रही है तो इस केस में अगर आप बात करते हो तो इस केस में आपका क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल आपने पढ़ा है डी साइन थीटा।
डेल्टा पी इज इक्वल डी साइन थीटा होने का मतलब है 2 लैम्डा इज इक्वल डी साइन थीटा, या आप यहां से कॉमनली बात करते हो तो यहां से आपका क्या आएगा, यहां से आपका साइन थीटा इज इक्वल आएगा 2 लैम्डा बाई डी, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो थीटा 2 इज इक्वल 2 लैम्डा बाई डी। ठीक है, ये बन गया आपका किसके लिए, ये तो बन गया एंगुलर पोजीशन के लिए। और इसी टाइप से आप ये भी लिख सकते हो जो y2 होगा आपका वो कितना होगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहाँ पे कैपिटल डी क्या होगी स्क्रीन की डिस्टेंस, स्मॉल डी स्लिट का अपर्चर। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जैसे हमने फर्स्ट डार्क निकाली, सेकंड डार्क निकाली, फर्स्ट और सेकंड डार्क के लिए ना फॉर डार्क फ्रिंजेस, अगर हम डार्क फ्रिंजेस की बात करते हैं, डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस का मतलब है कि हमने क्या निकाला है मिनिमा। और देखो मिनिमा के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो मिनिमा कैसे बनेगी, मिनिमा के लिए यहाँ पे देखो ये आया आपका फर्स्ट के लिए लैम्डा, सेकंड के लिए आया 2 लैम्डा, थर्ड के लिए हमको 3 लैम्डा लेना पड़ेगा। इस केस में अगर हम बात करते हैं तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो डार्क फ्रिंजेस के लिए जो आपका आएगा वो क्या आएगा, सीधा सीधा हम नोट कर सकते हैं कि जो आपका डी साइन थीटा होगा वो आपका क्या होगा डी साइन थीटा। और अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी कॉमन सी बात है, यहाँ पे जो डार्क बनेगी केवल ऐसा नहीं कि सेंटर के एक तरफ बनेगी, सेंटर के दोनों तरफ बनती है, ऊपर भी बनेगी नीचे भी बनेगी। जब दोनों तरफ डार्क फ्रिंज बनेगी तो दोनों तरफ डार्क फ्रिंज बनने का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एन लैम्डा। सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल प्लस माइनस एन लैम्डा बाई डी, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं क्या थीटा एन इज इक्वल प्लस माइनस एन लैम्डा बाई स्मॉल डी। क्लियर। दूसरा अगर आप इसी के साथ बात करते हो लीनियर पोजीशन के लिए, तो इसकी लीनियर पोजीशन के लिए आप लिख सकते हो वाई एन इज इक्वल प्लस माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्लियर। ये तो आपका था डार्क फ्रिंज का। अब इसी के साथ साथ क्या आता है, ब्राइट फ्रिंजेस भी बनेंगी, मैक्सिमास भी बनेंगे। अब मैक्सिमा बनने के लिए एक कॉमन सी बात समझिए, जहां पर आपके मिनिमा बनेंगे, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा बनता है, और जो पोजीशन होगी वो इनकी इंटरमीडिएट रहेगी। कैसे रहेगी इंटरमीडिएट वो समझिए। जैसे हम किसी स्क्रीन पे बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन ली और उस स्क्रीन पे अगर हम ब्राइट और डार्क दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे हमने ये स्क्रीन ले रखी है, इस स्क्रीन पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे सेंटर पे तो हमको ब्राइट मिलेगी, सेंटर पे हमने ये बोल दिया कि सेंट्रल ब्राइट हमारी ये हो गई, जिसको हमने सेंट्रल मैक्सिमा बोला। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद हमने ये बोला कि इधर हमको एक मिनिमा मिलने वाली है, ठीक है, इधर एक मिनिमा मिलने वाली है सेंट्रल मैक्सिमा के, एक मिनिमा इधर मिलने वाली है, इसके बाद दूसरी मिनिमा हमको इधर मिलेगी, इधर भी दूसरी मिनिमा मिलेगी। अब देखो दो मिनिमा के बीच में क्या बन रहा है, फिर से हमको जो मिलेगा स्पॉट वो कैसा होगा, मैक्सिमा का ही होगा। तो जब हम मैक्सिमा के लिए बात करते हैं तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन भी वही रहती है। मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या रहती है, पहले हमने लिया लैम्डा, इसका हमने लिया लैम्डा, इसका हमने लिया 2 लैम्डा, इसका हम ले रहे हैं 3 लैम्डा। तो मैक्सिमा के लिए हमारा कंडीशन क्या आएगा, ये आएगा 3 लैम्डा बाई 2, ये आएगा 5 लैम्डा बाई 2। क्लियर। 3 लैम्डा बाई 2 और 5 लैम्डा बाई 2। अब इस केस में देखिए 3 लैम्डा बाई 2 और 5 लैम्डा बाई 2, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशंस की बात करते हैं तो इनसे देखिए बड़ा क्लियर, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होगा, हम यहां पे इसको ऑप्टिमाइज करके देखते हैं, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आपने पाथ रेफरेंस कितना ले रखा है, 3 लैम्डा बाई 2। अब देखिए 3 लैम्डा बाई 2 के केस में क्या होगा, अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं
तो यहाँ पे देखो ये आपका स्लिट रहेगा, ठीक है। हम इस स्लिट को थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। ये मान लीजिए सामने ये स्क्रीन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मालूम है 3 λ/2 का बन रहा है आपका पाथ डिफरेंस। एक वेव आपकी इधर से जा रही है, ठीक है, एक वेव आपकी इधर से जा रही है और दोनों वेव्स के बीच जो पाथ डिफरेंस आपका आ रहा है वो आप कह रहे हो 3 λ/2। हम क्या करते हैं, हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कर लेते हैं इस टाइप से। ये 33, ये 66, ये 1, ये 100। अब यहाँ पे देखना पेयरिंग, पेयरिंग देखने पे क्या होगा, 1 और 34 λ/2 पाथ डिफरेंस पे होंगे, 2 और 36 λ/2 पाथ डिफरेंस पे होंगे। ऐसे चलता जाएगा तो चलता जाएगा और 33 और 66 λ/2 पाथ डिफरेंस पे होंगे। ये सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो बचा ना नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो बच रहा है नीचे का, कहां से लेके कहां तक, 67 से लेके 100 तक वाला, ये हमारा बच जाएगा। इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कैंसिल नहीं होगी। फर्स्ट वाला 34 की को कर देगा, सेकंड वाला 36 वाली को कर देगा, 35 वाले को कर देगा, थर्ड 36 को कर देगा, फोर्थ 37 को कर देगा, करते करते 33 66 को कर देगा। लेकिन 67 से लेके 100 तक के जो पार्टिकल होंगे ना, इनकी इंटेंसिटी बच जाएगी, जो इस पॉइंट पी पे हमको दिखाई देगी। क्लियर है, तो पॉइंट पी पे दिखाई देगी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। अब बेटा देखो सेकेंडरी मैक्सिमा के केस में क्या होगा, जो हम पाथ डिफरेंस लेने वाले हैं वो कितना लेंगे, 5 λ/2। इसमें भी जरा समझ लीजिए, इसमें हम इसको क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि एक मान लो ये है, ठीक है, 4 हो गए, ये 5 भी नहीं हुआ, 5 में करेंगे हम, 5 में करेंगे तो इससे ये आपका 1, फिर रहेगा आपका 20, फिर रहेगा आपका 40, 60, फिर रहेगा आपका 80, फिर रहेगा आपका 100, ठीक है, ये 100 वाला। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप बात करते हो तो वो λ/2 इधर बचेगा, λ/2 इधर बचेगा, λ/2 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 पांचों का होगा। कंडीशन क्या होगी, 1 से लेके 20 वाला कैंसिल कर देगा 21 से 40 तक को, 60 से लेके 80 वाला कैंसिल कर देगा, हाँ 40 से लेके 60 वाला कैंसिल कर देगा, 40 से 60 वाला जो था वो कैंसिल कर देगा 60 से लेके 80 वाले को। लेकिन आपके पास जो 81 था, 81 से लेके 100 तक के जो आपके पास पार्टिकल्स होंगे वो सारे पार्टिकल्स आपके पास सेफ बच जाएंगे, और ये सारे के सारे पार्टिकल्स पॉइंट पी पे इंटेंसिटी शो करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या बनती दिखाई देगी, ब्राइट। यहाँ भी हमको क्या बनती दिखाई देगी, ब्राइट, ठीक है। यहाँ और यहाँ से जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इस केस में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एक कॉमन कंडीशन फाइंड करते हैं किसके लिए, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए या मैक्सिमा के लिए, तो यहाँ पे कॉमनली अगर हम नोट करें फॉर मैक्सिमा के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा पी इज इक्वल आ रहा है 2n+1 λ/2। कंडीशन वही है, 2n+ λ/2 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ बनेगा, सेंट्रल ब्राइट के ऊपर भी बनेगा, सेंट्रल ब्राइट के नीचे भी बनेगा, तो यहां पर भी क्या रहेगा, +-2n+1 λ/2। डेल्टा पी की वैल्यू रखिए, डेल्टा पी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा d sin थीटा इज इक्वल 2n+1 λ/2, प्लस माइनस इंक्लूडेड है। तो यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो यहां से साइन थीटा या थीटा हमारे पास क्या आने वाला है, समझ लीजिए, यहां से आएगा साइन थीटा दैट इज इक्वल थीटा दैट इज इक्वल क्या आएगा हमारे पास, +-2n+1
लैम्डा बाई 2d। क्लियर है? तो अब इस सारे ऑब्जर्वेशन के बेस पे अगर हम सिंगल स्लिट की बात करते हैं, सिंगल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट हमारा था, इस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमको रिजल्ट क्या मिल रहे हैं? रिजल्ट जो हमको मिले हैं उन रिजल्ट्स की बात करते हैं, उन रिजल्ट्स को नोट करेंगे। क्या क्या रिजल्ट हमको मिले हैं? फॉर मिनिमा, ठीक है, मिनिमा के लिए हमको क्या क्या इक्वेशंस मिली हैं? मिनिमा के लिए जो थीटा एन हमको मिला वो मिला एन लैम्डा प्लस माइनस दोनों तरफ रहेगा बाई डी, और जो हमको वाई एन मिला यानी कि लीनियर पोजीशन वो था हमारा प्लस माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दूसरा हमको क्या मिला? दूसरा हमको मिल रहा है मैक्सिमा के लिए, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमको क्या मिल रहा है उसकी जरा बात कर लेते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा का मिला थीटा एन इज इक्वल प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d, और वाई एन हमको मिल रहा है प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई 2d। क्लियर? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बेस पे हमको ये सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की कॉमन इक्वेशंस हमको यहाँ पे मिली हैं। अब यहाँ पे देखिए जब हम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा के बाद अगर हम बात करें इसकी, जो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न आया है उस डिफ्रैक्शन में एंगुलर जो हमने बात की एंगुलर पोजीशन थी उसके और इंटेंसिटी के वर्सेस ग्राफ क्या बनेगा? थीटा बोला जा सकता है, साइन थीटा भी बोला जा सकता है। तो अब उस इंटेंसिटी ग्राफ को जरा समझिए। इंटेंसिटी ग्राफ को समझने के लिए आते हैं हम, ठीक है, ग्राफ लाइन की तरफ। ओके, ठीक है। अब यहां पे देखो, ग्राफ देखिए, ये हो गया आपका इंटेंसिटी, ये हो गया आपका थीटा। हमने बात की जो पोजीशन हमारे पास आ रही है मैक्सिमा की, क्या आ रही है? सेकेंडरी मैक्सिमा की। और मिनिमा की क्या आ रही है? मिनिमा की हमारे पास आ रही है, मिनिमा आ रहा है हमारे पास एन लैम्डा, मिनिमा हमारे पास आ रहा है एन लैम्डा बाई डी, और ये आ रहा है हमारे पास 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d। तो अगर हम इसके लिए बात करते हैं एंगुलर पोजीशन तो हमारे पास ये आई है। एंगुलर पोजीशन के बेस पे इसी पे हम बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा लैम्डा बाई डी, ये हो गया 2 लैम्डा बाई डी, सॉरी ये लैम्डा बाई डी, ये हो गया 2 लैम्डा बाई डी, ये हो गया 3 लैम्डा बाई डी, ठीक है। ऐसे ये उधर हो गया 4 लैम्डा बाई डी, ऐसे इधर बनेगा लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी और 4 लैम्डा बाई डी, क्योंकि दोनों तरफ बनता है। अब यहाँ पे देखो ये सारे मिनिमा हैं। सारे मिनिमा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सब पे क्या बन रहा होगा? D1, ये D2, ये D3, ये D4, ये भी इधर D1, ये D2, इधर D3, इधर D4। अब देखिए इन सब के बीच में क्या बनता है? अल्टरनेट सीक्वेंस में ब्राइट आपका बनता है। ब्राइट के लिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ब्राइट के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका है, ये आपका हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2d, ये हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2d, ये हो जाएगा 7 लैम्डा बाई 2d, ठीक है। ऐसे ही 3 लैम्डा बाई 2d, 5 लैम्डा बाई 2d, 7 लैम्डा बाई 2d, और ये सारे कैसे हैं? फर्स्ट ब्राइट,
सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट और थर्ड ब्राइट। यहाँ पे जो रहेगा सेंट्रल ब्राइट रहेगा आपका बी नॉट। और देखो सेंट्रल ब्राइट पे तो इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमा के केस में देखो हमने क्या पढ़ा था, पहले वाले में हमारे पास यहाँ 33 का बच रहा है, दूसरे वाले में हमारे पास 20 बच रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम 7 वाले में जाएंगे, 7 वाले में जाएंगे तो 7 पार्ट हो जाएंगे, 6 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, केवल 7th बचेगा। तो 100/7, 100/7 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी का जो ग्राफ आएगा, पहला तो मान लो ये आपकी इंटेंसिटी पीक पे है, ये आपकी 100 की है। इसके बाद 100 के बाद हमारे पास कितनी रह गई है, 33 रह गई है। 100 के बाद हमारे पास 33 की लाइन रह जाएगी, ये आ गया आपका, ये मान लो आपकी 33 की लाइन है, ठीक है, 33। इसके बाद हमारे पास रह जाएगा कितना, 20, ये रह जाएगा हमारे पास 20। इसके बाद हम अगले पे जाएंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 14, ये हमारे पास रह जाएगा 14। तो अगर हम इसका इंटेंसिटी कर्व बनाते हैं तो देखो इंटेंसिटी कर्व कैसा बनेगा, ये आपका है मिनिमा, मिनिमा से आपका कैसा रहेगा यहां से, ठीक है। दूसरा वाला आपका कितना है, 33 है, 33 को टच कर रहा है। तीसरा वाला आपका कितना है, तीसरा वाला आपका 20 को टच कर रहा है। चौथा वाला कितना कर रहा है, 14 को टच कर रहा है। चौथा वाला आपका 14 को टच कर रहा है, ठीक है। इसी टाइप से आप इधर देखो, इधर भी इंटेंसिटी क्या होगी, वही 100, 33, 33 से 20, 20 से 14। तो अब यहाँ पे देखो इंटेंसिटी क्या है, अगर इंटेंसिटी की आप बात कर रहे हो तो एंगुलर पोजीशन के हिसाब से जो इंटेंसिटी है आपकी, ये आपका कौन सा बन रहा है, ये आपका बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है यहाँ पे 100% पहुंच रही है। इस मैक्सिमा पे कितना पहुंच रहा है, 33%, इस पे पहुंच रहा है 20%, इस पे पहुंच रहा है 14%, क्लियर। 14% के बाद फिर रह जाएगा आपका 11%। तो इंटेंसिटी क्या होगी, धीरे 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 कम होती जाएगी ब्राइट फ्रिंजेस की। ब्राइट फ्रिंज की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा पे होगी। जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से आगे बढ़ेंगे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और ये हमारा ग्राफ बनेगा इंटेंसिटी वर्सेस थीटा या साइन थीटा, ठीक है। थीटा और साइन थीटा भी हम इसको बोल सकते हैं। ये ग्राफ बन गया, दोनों तरफ बनते हैं सेंट्रल ब्राइट के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी समझने वाली है जिसको हम बड़ा ध्यान से समझेंगे। ये आपका फर्स्ट डार्क और इधर सेकंड डार्क, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। यानी कि दोनों तरफ की जो डार्क हैं उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो इधर देखिए, एक ब्राइट और दूसरे ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं विड्थ ऑफ डार्क। डार्क का मतलब क्या है, विड्थ ऑफ मिनिमा। ऐसे ही अगर आप इधर बात करते हो इधर, तो अब इधर देखो, एक ब्राइट और दूसरे ब्राइट का ले लिया, ऐसे ही एक डार्क और दूसरे डार्क का देखो, ये क्या हो जाएगा, इट इज द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब यहां से एंगल के बेस पे देखो, यहां से हमने विड्थ की भी बात करी। सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड जो फर्स्ट डार्क बनते हैं उनके बीच की जो पोजीशन होगी दैट इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ सेंट्रल। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज विड्थ ऑफ मिनिमा। दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इसी ग्राफ के बेस पे हम विड्थ की भी बात कर सकते हैं। तो विड्थ की अगर बात करें तो सेंट्रल मैक्सिमा की भी विड्थ आपसे पूछी जाती है और मिनिमा की भी पूछी जा सकती है। तो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो यहां पे हम वही आते हैं फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा
अब देखो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या थी, आपका एक रफली हम ग्राफ बना लेते हैं। रफली ग्राफ हमारे पास कैसा बन रहा है, कुछ इस टाइप का ग्राफ बना था। ठीक है, इस टाइप का। अब यहां पे देखो ये जो आपका आएगा ना, ये यहां से लेके यहां तक का जो आपका विड्थ है वो सेंट्रल मैक्सिमा का है, सेंट्रल मैक्सिमा का है। अब यहां पे देखो, यहां की अगर हम बात करते हैं सेंट्रल से, तो कंडीशन क्या है, ये एंगल आपका कितना है, थीटा, और ये एंगल भी आपका थीटा है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि ये आपकी फर्स्ट डार्क थी और इधर भी ये फर्स्ट डार्क थी, तो फर्स्ट डार्क दोनों के बीच का विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या होगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 थीटा इज इक्वल क्या होता है, दैट इज इक्वल लैम्डा बाई डी प्लस लैम्डा बाई डी, यानी कि ये हो जाएगा आपका बीटा नॉट कर लेते हैं हम इसको, बीटा नॉट। ठीक है, बीटा नॉट इज इक्वल होता है 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब थीटा देखो इधर का था, थीटा इधर का था, तो ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये आ गया। या फिर हम इसी की बात कर सकते हैं, ये तो एंगुलर विड्थ है, लीनियर विड्थ की अगर हम बात करते हैं, लीनियर विड्थ क्या हो जाएगा, वाई नॉट जो आपका होगा दैट इज इक्वल क्या होगा 2 थीटा इंटू कैपिटल डी। तो इसका जो लीनियर आएगा वो कितना आएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये आ गया आपका लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये आ गया आपका कौन सा, ये आ गया आपका एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, और ये आ गया आपका लीनियर विड्थ। ठीक है, ये तो बात थी सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद आते हैं हम किस पे, मिनिमा पे। अब देखो मिनिमा के केस में देखो, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए अगर आप बात करते हो तो मिनिमा की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, ये आपका यहां से लेके आप कर सकते हो, ये कंडीशन थी और दूसरी कंडीशन ये थी, यहां से लेके यहां तक ये जो आएगी आपकी विड्थ ऑफ मिनिमा आएगी। अब देखो विड्थ ऑफ मिनिमा आप कैसे निकाल सकते हो वो भी समझिए। विड्थ ऑफ मिनिमा की हमने बात यहाँ पे कैसे बताई कि आप मिनिमा की निकालोगे दो ब्राइट के बीच की, दो ब्राइट के बीच की। अब दो ब्राइट के बीच की आप कैसे कर सकते हो वो भी समझिए। विड्थ ऑफ मिनिमा जब आप फाइंड करोगे तो विड्थ ऑफ मिनिमा के लिए सपोज फॉर्मूला आपके पास ये है, विड्थ ऑफ मिनिमा इज इक्वल क्या होगा, थीटा किसका, b1 का, और माइनस थीटा b2 माइनस थीटा b1, यानी कि पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट माइनस पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मिनिमा की एंगुलर विड्थ के इक्वल होगा। तो इस केस में अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आएगा मिनिमा के लिए, इसका कितना था, इसका था 5 लैम्डा बाई 2d माइनस 3 लैम्डा बाई 2d। फाइनली हमारे पास क्या आया, फाइनली हमारे पास आ रहा है विड्थ ऑफ मिनिमा इज इक्वल, ये आएगा 2 लैम्डा बाई 2d। क्लियर, 2 लैम्डा बाई 2d, 2 लैम्डा बाई 2d का मतलब अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका लैम्डा बाई d, दैट इज इक्वल, अगर आप यहाँ से कैंसिल कर लेते हो तो ये आएगा आपका बीटा मिनिमम इज इक्वल लैम्डा बाई स्मॉल डी। और अगर इसी के साथ आप बात करते हो, ये तो हो गई आपकी कौन सी विड्थ, ये हो गई आपकी एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ। और इसी के साथ अगर आप लीनियर विड्थ की बात करते हो तो यहाँ पे लीनियर विड्थ का फॉर्मूला आपका क्या आएगा, यहीं से आपका अगर आप निकालते हो y फॉर मिनिमा इज इक्वल क्या होगा, बीटा फॉर मिनिमा इनटू कैपिटल डी, यानी कि जो आपका आएगा y इज इक्वल वो आएगा लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, मिनिमा के लिए। और कौन सा, ये है आपकी लीनियर विड्थ। इसके बाद अगर आप बात करते हो किसके लिए, ब्राइट के लिए,
तो ब्राइट के लिए भी आप बात कर सकते हो। ब्राइट के लिए हम कौन सी यूज कर सकते हैं? ब्राइट के लिए हम कंडीशन यूज कर सकते हैं फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। किसके लिए? फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। अब यहां पे देखो सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं, हम इसको जरा रफ कर देते हैं, यहां से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी मैक्सिमा, अगर हम यहां पे बात करते हैं फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए देखो, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो आपका बीटा होगा फॉर द मैक्सिमा, ये क्या होगा? यहां से डायग्राम से क्लियर है, दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच की डिस्टेंस, दो डार्क के बीच की डिस्टेंस। अब दो डार्क के बीच की अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो तो दो डार्क के बीच की डिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो थीटा d2 माइनस थीटा d1। वैल्यू रखेंगे तो बीटा मैक्सिमम इज इक्वल क्या आएगा? 2 लैम्डा बाई डी माइनस लैम्डा बाई डी। तो कंडीशन यहां से हमारी निकल के आती है, यहां से आएगा आपका बीटा फॉर मैक्सिमा इज इक्वल लैम्डा बाई डी। क्लियर है? ये आ गया विड्थ का फॉर्मूला। और कौन सी है ये है आपकी एंगुलर विड्थ, ठीक है। एंगुलर विड्थ निकल आई। एंगुलर विड्थ के साथ साथ हमको क्या निकालना होता है? लीनियर विड्थ भी निकालनी होती है। तो लीनियर विड्थ के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? जो आपका मैक्सिमा के लिए y होता है वो कितना होता है? बीटा, यानी कि जो आपका एंगुलर आ रहा है उसमें d का मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो आएगा आपका मैक्सिमा इज इक्वल लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये जो आपका आ गया, ये आ गया आपका किसके लिए? लीनियर विड्थ के लिए। तो कंडीशन समझ लो, चाहे एंगुलर जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है इसको अगर हम छोड़ दें तो आपकी चाहे मिनिमा हो चाहे सेकेंडरी मैक्सिमा हो, इनकी जो एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ होती हैं वो सेम होती हैं, जैसे इंटरफियरेंस में हुआ करती थी। और उसका रीजन भी है, क्योंकि जो डिफ्रैक्शन हो रहा है एक्चुअली में, डिफ्रैक्शन है क्या? डिफ्रैक्शन जो होता है दैट इज ड्यू टू द इंटरफियरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स, इंटरफियरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स कमिंग फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स। इंटरफियरेंस के कारण हो रहा है, तो यहां पर भी ये इनकी जो विड्थ होगी वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है? हमने डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी पैटर्न की बात की, हमने इसके मिनिमा और मैक्सिमा की जो विड्थ थी उसकी बात की। लास्ट जो हमारा आता है डिफ्रैक्शन में वो आता है आपका फ्रेजनल डिस्टेंस और फ्रेजनल जोन। देखिए फ्रेजनल डिस्टेंस या फ्रेजनल जोन क्या है? जब हम इंटरफियरेंस पैटर्न को फाइंड करते हैं और किसी भी डिफ्रैक्शन पैटर्न को फाइंड करते हैं, और किसी भी डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए अगर हम आपसे ये बात करें कि सपोज ये आपकी एक स्लिट है, स्लिट का साइज कितना है? d। यहाँ पे ये रहा आपका, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सपोज ये सेंट्रल पोजीशन है, ये सेंट्रल पोजीशन है, यहाँ से आपकी जो वेव्स जा रही हैं मोस्ट ऑफ द वेव्स आपकी यहाँ पे सीधी मिलती हैं, तो यहाँ पे तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी। क्या बनेगी? सेंट्रल मैक्सिमा। कुछ वेव्स यहाँ से इंटरफियर करके जाती हैं, मान लीजिए कुछ यहाँ पे जा रही हैं इस टाइप से, और यहाँ पे बन रही है आपकी फर्स्ट डार्क। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पैटर्न बहुत क्लियरली विजिबल कब होगा? सपोज ये इसका विड्थ d और स्क्रीन डिस्टेंस कैपिटल D, तो सबसे ज्यादा क्लियर होने के लिए, सबसे ज्यादा क्लियर होने के लिए अगर हम बात करें फॉर शार्प डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। शार्प डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस कब होंगी? जब ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस का मतलब है हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो दोनों तरफ बनती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा से एक तरफ फर्स्ट डार्क तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड द हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो इस केस में ये सबसे शार्प हमको कब दिखाई देगा? जब हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किसके इक्वल होगी? ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल हो जाएगा साइज ऑफ अपर्चर। ठीक है, अब देखिए हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा,
सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी थी आपकी, आई थी 2 लैम्डा डी वाई स्मॉल डी, टोटल थी। हाफ विड्थ कितनी होगी, हाफ विड्थ हो जाएगी लैम्डा डी वाई स्मॉल डी, ये किसके इक्वल, स्मॉल डी के इक्वल। अगर ये स्मॉल डी के इक्वल हो रही है, इन दैट केस ये जो आपका डी होगा, डी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा लैम्डा इंटू कैपिटल डी। ठीक है, इन दिस केस, इन दिस केस ये जो आपका डी है इसको बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी एफ से। और दूसरा जो इस केस में आपका आता है कैपिटल डी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेजनल जोन, इसको कैपिटल डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडीशन क्या है कि किसी भी पैटर्न में शार्प डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस या शार्प पैटर्न हमको तब दिखेगा जब इसकी हाफ विड्थ किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी स्लिट के अपर्चर के इक्वल होगी, तो पैटर्न हमको बहुत क्लियरली विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल होगा। इस केस में अगर हम बात करते हैं तो डी स्क्वायर इज इक्वल क्या आता है, लैम्डा इंटू डी एफ, लैम्डा इंटू डी एफ आएगा। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ इस केस में जो आपका स्मॉल डी होगा वो फ्रेजनल डिस्टेंस होगा और कैपिटल डी होगा वो होगा फ्रेजनल जोन। अगर ये आपके हैं देन अगर आप फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग बात करते हो तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आपको मिलने वाला है, जो आपका फॉर्मूला मिलेगा पहला आपका आएगा डी एफ इज इक्वल लैम्डा इंटू कैपिटल डी, ये हो जाएगा आपका रूट में, और दूसरा आपका जो हो जाएगा, एक तो ये हो गया फॉर्मूला क्योंकि आपने यहां से स्क्वायर हटाया इधर रूट आ गया। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होगा वो भी समझ लीजिए। दूसरे फॉर्मूले की अगर आप कैपिटल डी की बात करते हो तो कैपिटल डी एफ, कैपिटल डी अगर आप यहां से निकालोगे तो कैपिटल डी एफ इज इक्वल क्या होगा, स्मॉल डी स्क्वायर बाई लैम्डा, ये हो जाएगा आपका फ्रेजनल जोन। क्लियर? तो देखिए फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल जोन के बारे में हमने बात की, और मैक्सिमा, मिनिमा, इंटेंसिटी पैटर्न, डिफ्रैक्शन थ्रो सिंगल स्लिट। आज हमने डिफ्रैक्शन को कंप्लीटली स्टडी किया। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।